हाय एवरीवन, दिस इज हर्षित मिश्रा। आज हो चुके हैं फिर से एक नए वीडियो लेक्चर था, जो कि होने वाला लेक्चर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का। ठीक है, इससे पहले हम लोग लेक्चर में फर्स्ट में बात किए थे, पढ़े थे क्या, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसे कहते हैं कैथोड रे, एनोड रे एंड न्यूट्रॉन के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, तो इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया टॉपिक, जो कि होने वाला है एटॉमिक मॉडल। अब देखिए, जब डल्टन एटॉमिक थ्योरी आए थे, उसमें डल्टन सर ने कहा था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। ठीक है, एटम एक सबसे छोटा पार्टिकल है, उससे छोटा पार्टिकल हो नहीं सकता। बट आफ्टर डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल इट गेट, मतलब कि जब और सारी सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी हुई, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होने के बाद ये जो उनकी थ्योरी थी वो फेल हो गया। अब उसी के बाद कई सारे एटॉमिक मॉडल्स आने लगे, जिसमें से थॉमसन एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स एंड नील बोर्स एटॉमिक मॉडल, बहुत सारे एटॉमिक मॉडल्स आए। ठीक है, तो हमें मेजरली 30 एटॉमिक मॉडल पढ़ने हैं। पहला हमें थॉमसन, दूसरा रदरफोर्ड एंड तीसरा नील बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एटॉमिक मॉडल विथ किससे, थॉमसन सर से एटॉमिक। ठीक है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। ठीक है, एटॉमिक मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्या है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ठीक है, अब ये क्या है, ये मॉडल क्या कहता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जब डिस्कवरी हुई थी, जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, उसके बाद ये मॉडल थॉमसन सर ने अपना मॉडल प्रपोज किया, और उसमें कहा कि जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। ठीक है, वो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है जिसमें इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं पड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे कि एटम है एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, एटम एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है जिसमें हर जगह पूरा पॉजिटिव चार्ज है, और बीच बीच में कहीं इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये किसने कहा, थॉमसन सर ने कहा। इसी बस इतना ही था, जिसे कहते हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ठीक, इतना ही था कि थॉमसन एटॉमिक। अब देखते थ्योरी क्या कहती है। ठीक है, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप लिख सकते हैं अपने नोट्स में, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ electron, he proposed his model in which he said that atom is a positively charged sphere, positively charged sphere। क्या कहा उन्होंने, एटम इज अ पॉजिटिव चार्ज स्फीयर इन विच इलेक्ट्रॉन आर embedded in which electron are embedded in it। ठीक है, इतना था थॉमसन एटॉमिक मॉडल। बहुत छोटा था थॉमसन एटॉमिक मॉडल। क्या कहा था सर ने कि जो एटम है वो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। और कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन था, जो कैथोड रे था, वो निगेटिव चार्ज था। तो लिख सकते हैं द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। हेंस एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल। ठीक है, क्या कहा उन्होंने आगे कि जो निगेटिव चार्ज की जो अमाउंट है वो पॉजिटिव चार्ज के अमाउंट के बराबर है, जिसकी वजह से एटम न्यूट्रल है। ठीक है, जिसकी वजह से एटम क्या है, न्यूट्रल है। आई होप इतना समझ आएगा। थॉमसन एटॉमिक मॉडल एक बार फिर से देखते हैं। थॉमसन सर ने कहा अपना, जब आप डिस्कवरी हो गई इलेक्ट्रॉन की, उसके बाद जब डल्टन एटॉमिक थ्योरी फेल होने के बाद इनकी थ्योरी आती है
उनमें से बहुत सारे एटॉमिक मॉडल्स थ्योरी आते हैं, जिसमें पहली थ्योरी होती है थॉमसन सर की, जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल थी, ठीक है। वो कहते हैं कि जो एटम है वो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, जो एटम है वो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, पड़े हुए, एम्बेडेड है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन पड़े। और इसी मॉडल को हम लोग कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। इसी मॉडल को हम लोग क्या कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल। और वाटरमेलन मॉडल, और वाटरमेलन मॉडल। अब ये वाटरमेलन मॉडल क्यों आ जाता है, क्योंकि जो वाटरमेलन होता है, जो तरबूजा होता है, जब उसे काटते हो तो जितने रेड पार्ट थे, ठीक है, उसे इन्होंने जो रेड पार्ट थे उसे उन्होंने पॉजिटिव चार्ज इस कंसिडर किया था। जितने पूरा रेड पार्ट था वो पॉजिटिव चार्ज था, और जो उसके बीच में जो ब्लैक जो सीड होते हैं उसको इन्होंने नेगेटिव चार्ज कंसिडर किया था। इस तरह जो एटम की अरेंजमेंट होती है वो किसने बताया था, थॉमसन एटॉमिक मॉडल ने बताया था। बट इनकी भी थ्योरी कुछ कारणों की वजह से, कुछ इनकी भी ड्रॉबैक्स है, जिसकी वजह से इनकी थ्योरी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। अब वो जो ड्रॉबैक था वो क्या था वो भी देख लेते हैं, ठीक है। जो ड्रॉबैक था वो ये था कि इन्होंने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल थे एटम के अंदर, उसकी लोकेशन नहीं बताई थी, ठीक है। इनका जो ड्रॉबैक था क्या था, ड्रॉबैक, he did not explain location of positive charge particle, ठीक है। क्या कहा था उन्होंने, वो जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल थे उसकी लोकेशन को ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, ठीक है। कौन, थॉमसन से, ठीक है, जिसकी वजह से इनकी थ्योरी फेल हो जाती है। और नया मॉडल आता है एक, इसके बाद जो नया मॉडल आता है वो हमारे में है, वो आता है रदरफोर्ड का मॉडल, ठीक है, रदरफोर्ड का मॉडल, ठीक है। अब उसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, ठीक। अब रदरफोर्ड क्या कहते हैं सर, रदरफोर्ड जो सर थे वो पता है वो उस टाइम एक्सपेरिमेंट चल रहा था, पहले इनका थोड़ा सा बड़ा होगा मॉडल, ठीक है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, उसके बाद ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन किया, उसके बाद अपना ये नया मॉडल दिए जिसे न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी कह सकते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ एटम भी कह सकते हैं। अब वो थॉमसन सर क्या कहते हैं, वो थॉमसन सर एक अल्फा एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिस एक्सपेरिमेंट को अभी मैं ड्रॉ करके बताता हूँ, आपको थ्योरी दिखाता हूँ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ ही रहा होगा ना, ठीक है। अब देखो थॉमसन सर ने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल ली, ठीक है, एक थॉमसन सर ने गोल्ड फॉइल ली, उसके अंदर से एक गोल्ड फॉइल ली, जैसे कि मान लो ये मेरा हाथ गोल्ड फॉइल, और उसके ऊपर से वो अल्फ़ा पार्टिकल थिन गोल्ड फॉइल ली थी पतली से, उसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स के रेज का बॉम्बार्डमेंट कराया था, ठीक है। उसके बाद पीछे स्क्रीन रखा हुआ था जिससे ऑब्जर्वेशन हो रहे थे। अब देखो जो थिन शीट थी किसकी, गोल्ड फॉइल की, ठीक है, उसमें सबसे मेन काम था उसके एटम्स का, ठीक है। तो मैं थिन शीट अलमी से गोल्ड फॉइल तो नहीं बनाऊंगा, मैं उसके एटम को बना के आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कैसे, ठीक है, देखिएगा। उन्होंने एक एटम लिया, ठीक है, उन्होंने एक एटम लिया। अब उसके बाद हुआ क्या, उन्होंने एक एटम लिया, उसके ऊपर से अल्फ़ा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट कराई, ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट। जब उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट कराई, ठीक है, जिसे मान लो कि एक रेज आई ऐसे सीधे निकल गई, जब बॉम्बार्डमेंट कराई, जब ऑब्जर्वेशन देखा गया कि एक रेज, जो रेज आ रही, कई रेज, बहुत सारी रेज आई, जो ऐसे आई, बहुत सारी रेज जो सीधे निकल गई, ठीक है, ऐसे आई रेज सीधे निकल गई, ठीक है, आई बहुत सारी रेज जो सीधे निकल गई, ठीक है। इतना उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, बहुत सारी रेज, मिलियंस ऑफ रेज क्या हुए, आई जो सीधे निकल गई, ठीक है, बहुत सारी रेज आई जो सीधे निकल गई। और उसमें से कुछ रेज आ रही थी तो वो ऐसे ऐसे इस एंगल से मुड़ जा रही, बहुत थोड़ा सा एंगल बना के, ठीक है, थोड़ा सा एंगल बना के मुड़ जा रहे थे। अल्फ़ा पार्टिकल आ रहे थे तो इधर से कुछ एंगल बना के वो मुड़ जा रही थी, उधर कहीं डिफ्लेक्ट हो जाती थी, कहीं उस साइड कहीं इस साइड, और बहुत सारी रेज ऐसे आए। और उसमें से देखा गया कुछ रेज जो जाके एटम के न्यूक्लियस से लग रही थी, वो जो एटम के जब कुछ रेज देखा गया वो जब सीधे जा रही थी, वो जैसे जा रही थी वो पीछे भी आ रही थी, वैसे
जिसे गई उसे पीछे आ जा रही थी, ठीक है। जितने में से 180 डिग्री पे उनका जो रोटेशन टर्न था वो हो जा रहा था, ठीक है। सीधे गई वापस आ जा रही थी। कुछ रेज उन्होंने मीन्स फ्यू रेज, मिलियंस ऑफ मीन्स फ्यू रेज अबाउट आउट ऑफ मिलियंस ऑफ रेज, ठीक है। बहुत कम रेज उन्होंने ऑब्जर्व किया जो पीछे जा रही थी, और कुछ रेज ऑब्जर्व किया जो कि राइट साइड लेफ्ट साइड कुछ एंगल बना के डिफ्लेक्ट हो रहे थे, और कुछ रेज उन्होंने बहुत सारे रेज ये ऑब्जर्व किया कि बहुत सारी रेज जो सीधी निकल जा रही थी, ठीक है। ये था उनका अल्फा एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ये था। अब इसकी आप लोग ये थोड़ा सा समझ रहे हैं। अब मैं थ्योरी लिखाता हूँ कि थ्योरी पे उसके बाद बताता हूँ इनका न्यूक्लियर मॉडल जो था वो क्या था। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं समझ आया तो इसी का वीडियो को एक बार रिवाइज करके आप देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या इसके बाद इसकी जो कंक्लूजन था, कंक्लूजन या ऑब्जर्वेशन आप जो भी बोले दोनों साथ में लिखाते हैं, ठीक है। कंक्लूजन पहला पॉइंट क्या था कि इसमें से बहुत सारे पार्टिकल क्या थे जो स्ट्रेट निकल जा रहे थे। बहुत सारी जो बहुत सारे अल्फा रेज थी वो सीधे निकल जा रही थी विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, ठीक है। मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज passed undeflected. Most of the alpha rays passed undeflected. It means इससे क्या कंक्लूजन हुआ कि एटम के अंदर बहुत सारी जगह खाली है, ठीक है। जब बहुत सारे पार्टिकल सीधे निकल जा रहे थे तो इसका क्या मतलब कि एटम के अंदर बहुत सारी जगह जो स्पेस है वो खाली है, ठीक है। इट मीन्स atom have empty space, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि few alpha rays passed with making लार्ज एंगल्स। बहुत सारी अल्फा रेज पास तो हो रही थी, ठीक है, पर कुछ एंगल बना के मुड़ जा रही थी, ठीक है। बहुत सारी अल्फा रेज पास तो हो रही थी, बस कुछ एंगल बना के वो पास होते हैं। अब इसका कंक्लूजन आया विच मेन पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। विच मीन पॉजिटिव concentrated charge is present in atom। देखो मान लो कि ये कोई बॉल है, इसके अंदर मान लो कि ये सर्कल है, ठीक है। इसके अंदर कुछ भारी चीज़ रखा हुआ है, ठीक है। अभी भारी चीज़ का अमाउंट नहीं पता, मतलब मान लो कि कोई कंसनट्रेट है, इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। जब कोई चीज़ आएगी इससे लड़ेगी तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यही ऑब्जर्व किया कि इन्होंने ऑब्जर्व किया कि कॉन्सनट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज कुछ है इसके बीच में, जिसकी वजह से ये जो रेज आ रही है वो डिफ्लेक्ट हो जा रही है। बस उन्होंने ये कंक्लूज किया, ये मीन्स जो दूसरा कंक्लूजन था इसका उनका यही था, ठीक है। अब जो तीसरा था जो रेज सीधे जा रही थी और 180 डिग्री से टर्न कर ले रहे थे, उनके बारे में क्या कहा उन्होंने कि वेरी फ्यू अल्फा रेज turn with making 180 degree, which means very few alpha rays turn with making 180 degree, which means very small concentrated, ठीक है, concentrated positive charge, ऐसा लिख सकते हैं, which means volume of positive concentrated charge is very स्मॉल, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या था, अगर नहीं समझना तो एक मिनट में समझा रहा हूँ, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या था कि जो कुछ रेज जो कुछ
थी, जो जा रही थी वो सीधा ऐसे जा रही थी, वो वापस चली जा रही थी, जो जा रही थी वो वापस चली जा रही थी। क्यों जा रही थी? तो इससे उन्होंने कॉन्क्लूड क्या किया, जो पॉजिटिव कंसंट्रेटेड पार्ट है वो बहुत छोटे अमाउंट में, उसका जो वैल्यूम है बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, जिसकी वजह से बहुत सारी रेस जो है वो सीधे पास हो जा रही है, बस कुछ ही रेस जो जाके उस पर टकरा रही है तो वो वापस आ जा रही हैं, टकराए तो वो 180 डिग्री में टर्न करके वापस आ जा रही है। तो उन्होंने ये कॉन्क्लूड किया, वेरी फ्यू अल्फा रेस टर्न विथ 180 डिग्री विच मीन्स वॉल्यूम ऑफ पॉजिटिव कंसंट्रेटेड चार्ज इज वेरी स्मॉल। ये इनका कंक्लूजन था और इसी के बेसिस पे इन्होंने अपना एक नया मॉडल दिया, न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ एटम। ठीक है, कौन किसने दिया? रदरफोर्ड सर ने दिया। ये आप अपनी थ्योरी में आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इनका जो मॉडल था वो क्या था? ठीक है, जो इनका मॉडल था अब वो क्या था उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो बस अब पढ़ते हैं हम लोग। तो बस अब हम लोग देखते हैं क्या, रदरफोर्ड न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ एटम। ठीक है, रदरफोर्ड न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ एटम। जब सर रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट किया था और इसके कंक्लूजन के बेसिस पे इन्होंने अपना एक नया मॉडल रखा, जो कि हम लोग जान चुके हैं। वो मॉडल था, उसका नाम था रदरफोर्ड न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ एटम। अब ये क्या था आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, पॉइंट बताता हूँ। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था? मैं थोड़ा लाइट नहीं है, थोड़ा आप कन्विंस कर सकते हैं प्लीज़, सॉरी। तो पहला पॉइंट क्या था कि एटम ऑफ एन एलिमेंट, atom of an element is consist of positively charged particle, positive charge particle called nucleus, and it is present at the center of the atom। ठीक है, एक मिनट गाइस। ठीक है, आप लोग देखते हैं। हाँ, तो गाइस देखिए क्या कहा मैंने, atom of an element is a consist of positive charged particle called nucleus and it is present at the center of the atom। ठीक है, इन्होंने पहला पॉइंट अपना न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट में ये दिया है कि जो एटम है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो एटम के सेंटर में प्रेजेंट है। ठीक है, एटम इज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। एक एटम जो है वो कंसिस्ट है किससे? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से, और वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल उसके सेंटर में प्रेजेंट है, और उसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इन्होंने नाम दिया क्या? न्यूक्लियस। ठीक है, तो उसी पार्टिकल को नाम क्या दिया इन्होंने? न्यूक्लियस। अब इनका सेकेंड पॉइंट क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन empty space of atom and it is revolve around nucleus at the different concentric circles। ठीक है, इनका दूसरा पॉइंट क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो अब तो इन्होंने बात कर लिया कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है और न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में पाया जाता है, जो कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। अब न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज कैसे होता है? अरे भाई, उसके अंदर न्यूट्रॉन पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके अराउंड घूमते हैं, पर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज है, जो न्यूट्रॉन है उसके पास कोई चार्ज नहीं है। जो पॉजिटिव चार्ज ही है तो वो जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। ठीक है, वो पॉजिटिव चार्ज था, जो मीन्स पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होता है किसके अंदर? एटम के अंदर, जिसको न्यूक्लियस कहा, और वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। और दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जो एटम के एम्प्टी स्पेस रहता है उसके अंदर वो रिवॉल्व करता है, एंड इसके न्यूक्लियस के अराउंड वो रिवॉल्व करता है और डिफरेंट कॉन्सेंट्रिक सर्कल में प्रेजेंट होता है। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, डिफरेंट कॉन्सेंट्रिक सर्कल में हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या कहता है? रिवॉल्व करता है। आई होप आपको इतना समझ में आया। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। आप इतना लिख लीजिए, मैं फिर से इरेज करके आगे तीसरा पॉइंट बताता हूँ। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है कि
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो जिसे कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और प्रोटॉन, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और प्रोटॉन, ठीक है। हेंस एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के जो नंबर अमाउंट रहता है वो पॉजिटिव चार्ज एटम के अमाउंट से जो प्रोटॉन होता है वो इक्वल रहता है, इसीलिए एटम न्यूट्रल होता है। क्या जो इनका तीसरा क्या था, जो तीसरा न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट था, इनका तीसरा पॉइंट ये था, ठीक है। अब चौथा पॉइंट क्या था, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ एटम, ठीक है। जो इनका तीसरा पॉइंट क्या था कि जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है वो उसका वॉल्यूम एटम के वॉल्यूम से बहुत कम है। ऑब्वियसली बात है कि अगर देखो एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसकी वॉल्यूम कम हो गई एज़ कम्पेयर टू एटम का वॉल्यूम, ठीक है। क्या कहा उन्होंने कि जो वॉल्यूम है किसका, एटम का वॉल्यूम है वो कई ज़्यादा किससे, न्यूक्लियस के वॉल्यूम से। तो आप बोल सकते हैं न्यूक्लियस वॉल्यूम बहुत कम है किससे, वॉल्यूम ऑफ एटम से, ठीक है। ये इसका चौथा पॉइंट है। अब पाँचवा पॉइंट क्या कहते हैं, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, ठीक है, इज एम्प्टी। ये पांचवा हमारा लास्ट पॉइंट था, ठीक है। ये था इनका न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ एटम, बहुत सारे स्पेस जगह, बहुत सारे एटम के अंदर बहुत सारी जगह खाली है, ठीक है। तो हम पांचों पॉइंट को एक साथ समझ करते हैं। पहला पॉइंट कि एटम न्यूक्लियस से कंसिस्ट हुआ है जो कि सेंटर में प्रेजेंट है। दूसरा पॉइंट कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है किसके अराउंड के, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है और डिफरेंट कॉन्सेंट्रिक सर्कल में रिवॉल्व करता है। तीसरा पॉइंट क्या था हमारा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, हेंस वाई एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और चौथा पॉइंट क्या था हमारा कि चौथा पॉइंट है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ एटम। एंड पांचवा पॉइंट एट लास्ट जो लास्ट पॉइंट था वो था मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये थे पर कुछ समय चलता रहा, ये इनका जो इनको भगवान सब मानने लगे कुछ दिनों तक पर आगे इनका जो मॉडल था वो फेल हो गया, ठीक है। अब ये मॉडल फेल क्यों गया, बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है। इनका मॉडल फेल क्यों गया, बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है। अब समझते हैं इसका रीज़न क्या था, ठीक है। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ एटम, ठीक है। अब इनका ड्रॉबैक क्या था, ठीक है। इससे पहले आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी जो थी, ठीक है, वहाँ उस समय एक इलेक्ट्रोवेव मैग्नेटिक थ्योरी जो सर मैक्सवेल ने दिया था, ठीक है। सर मैक्सवेल ने अपना एक इलेक्ट्रो वेव मैग्नेटिक थ्योरी दिया था, ठीक है। वो थ्योरी क्या कहते हैं कि कोई भी पार्टिकल जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है, ठीक है, जब कोई भी पार्टिकल अपने एसेलेशन मोशन में, कोई भी पार्टिकल जैसे पार्टिकल है, ठीक है, वो अगर वो एसेलेटेड मोशन में रहेगी, ठीक है, वो एनर्जी इमिट करेगी, ठीक है। वो चलते चलते वो एनर्जी इमिट करेगी, ठीक है। वो चलते चलते वो क्या करेगी, वो अपना एनर्जी इमिट करेगी, इमिट करेगी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो एनर्जी इमिट करेगी। कोई भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो थ्योरी है ये कहती क्या है कि कोई भी पार्टिकल, ठीक है, कोई भी पार्टिकल जो कि एक्सेलरेटेड मोशन में है इन अ सर्कुलर मोशन, वो जब चलते चलते वो एनर्जी इमिट करेगी और जब एनर्जी इमिट करेगी एक समय ऐसा आएगा कि उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और वो अंदर मीन्स वो वहाँ से न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, ठीक है, वो न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। जैसे कि हमारा इलेक्ट्रॉन जब वो चलता है वो एक्सेलरेटेड मोशन में चलता है, जब वो चलेगा तो वो एनर्जी इमिट करेगा और जिसकी वजह से वो किस में फॉल हो जाएगा, न्यूक्लियस में, जिसकी वजह से इसका जो रीज़न था कि और असल में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उसकी एनर्जी लॉस होती ही नहीं है, ठीक है, उसकी एनर्जी लॉस होती नहीं है और इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में गिरता है। तो उस समय यही जो रीज़न था वो रदरफोर्ड सर ने वहाँ पे प्रेजेंट जो रदरफोर्ड सर वो समझा नहीं पाए थे, जिसकी वजह से इनकी थ्योरी फेल हो गई। क्या कहा मैंने, जो उस समय मैक्सवेल सर थे उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी इलेक्ट्रोवेव मैग्नेटिक थ्योरी, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या कहता क्या है कि एवरी एक्सेलरेटेड पार्टिकल, ठीक है, एवरी एक्सेलरेटेड पार्टिकल मस्ट बी emit energy in the form of electrowave
ठीक है, मैग्नेटिक, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोवेव रेडिएशन, ठीक है। उससे क्या होगा, जब वो एनर्जी रेडिएट करेगा, उसकी वजह से उसका जो साइज होगा जो डिक्रीज हो जाएगा, किसका, एटम का साइज डिक्रीज हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन किसमें गिर जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा। और इसका रीजन रदरफोर्ड सर दे नहीं पाए थे, जिसकी वजह से इनकी थ्योरी क्या हो गई थी, फेल हो गई थी, ठीक है। अब कैसे समझते हैं आप लोग, आई होप आपको समझ में तो नहीं आया होगा जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। पहले फिर से आपको लिख के थ्योरी में अच्छे से बताता, ठीक है। क्या कहा मैंने, दिस वॉज नॉट, जो उनकी थ्योरी थी किसकी रदरफोर्ड की, दिस वॉज नॉट according to classical theory of electrowave magnetic theory, magnetic theory। जो इलेक्ट्रोवेव मैग्नेटिक थ्योरी में जो मैक्सवेल सर ने दिया था वो बहुत चल रही थी, उसको ये लॉ फॉलो नहीं करता था, ठीक है। अब ये कहता क्या था, जो रदरफोर्ड का जो मॉडल था ये कहता था कि इलेक्ट्रॉन है घूमते रहते, पर उस समय जो इलेक्ट्रोवेव मैग्नेटिक थ्योरी कहती है क्या, कोई भी सेलेक्ट पार्टिकल हो वो एनर्जी इमिट करेगी, और एनर्जी इमिट करेगी तो एक ऐसा समय आएगा उसकी एनर्जी खत्म हो सकती है, ठीक है, खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये लॉ क्या कहता है, दिस वॉज नॉट अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ electromagnetic theory, according to this theory every accelerated particle must be emit energy in the form of electrowave radiation, ठीक है, in the form of since energy of लिख सकते हैं कि इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोवेव रेडिएशन सिंस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज बाय टाइम टू टाइम एंड size of nucleus get decrease, and finally electron fall in nucleus, ठीक है। ये मेन रीजन था। अब क्या था सर, आपने लिख दिया, कुछ समझ नहीं आ गया क्या था। दिस वॉज अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोवेव मैग्नेटिक थ्योरी, ये इलेक्ट्रोवेव मैग्नेटिक थ्योरी को फॉलो नहीं करती थी। अब ये थ्योरी क्या थी कि ये थ्योरी ये कहती थी कि कोई भी एक्सेलरेटेड पार्टिकल एनर्जी इमिट करेगा, ठीक, कोई भी एक्सेलरेटेड पार्टिकल एनर्जी इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोवेव रेडिएशन की फॉर्म में, ठीक है, कोई भी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोवेव रेडिएशन फॉर्म में। और अगर वो एनर्जी रेडिएट करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन भी एक एक्सेलरेटेड पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में घूमती है, ठीक है, वो भी घूमता है, तो वो भी एनर्जी रेडिएट करेगा, ठीक है, वो भी एनर्जी रेडिएट करेगा। और उससे क्या होगा, टाइम टू टाइम उसकी जो एनर्जी रहेगी वो डिक्रीज हो जाएगी, किसका, इलेक्ट्रॉन का। जब डिक्रीज हो जाएगी और उसका जब डिक्रीज होने की वजह से उसकी जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है या साइज ऑफ एटम बोल सकते हैं यहाँ पे, साइज ऑफ एटम, उस साइज एटम में साइज ऑफ एटम गेट डिक्रीजेस, एटम का भी साइज डिक्रीज होगा। और फाइनली जब बहुत छोटा हो जाएगा एटम, और जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो जब उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी वो किस में गिर जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा, वो न्यूक्लियस में फॉल हो जाएगा, ठीक है। ये एक मेन रीजन था कि आप इतना अच्छा जो मेन करक है मिस इस पॉइंट का जितना भी लिखा है मैंने पैराग्राफ, ये सब मेन करक ये लाइन है पूरा। दिस वाज नॉट अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोवेव मैग्नेटिक, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब दूसरा जो था, ठीक है, जो दूसरा पॉइंट था क्या कहते हैं, यहीं पे लिख देता है, ठीक है। जो दूसरा पॉइंट क्या था, इट वाज नॉट एक्सप्लेन हाइड्रोजन लाइन
स्पेक्ट्रम, इट वॉज नॉट एक्सप्लेन हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये क्या था जो हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम। अब ये हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम होता है कि अभी आपने नहीं पढ़ा। ठीक है, आने वाले समय में, आने वाले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा, और ये लेक्चर मीन्स ये जो चैप्टर है वो 6-7 लेक्चर के अंदर ही खत्म करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, क्योंकि चैप्टर है बहुत बड़ा। ठीक है, ये फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर यही है। ठीक है, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स और ये सब चैप्टर तो हैं बड़े, बहुत छोटे, बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू दिस। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम था जो कि आने वाले टॉपिक है हमारा, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। आपको ये लाइन लिख लेना है, अभी बाद में मैं आने वाले लेक्चर में आपको अच्छे से समझाऊंगा कि हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम होता क्या। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ आगे के नए पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, तो बस अब बात करने वाले हम लोग किसके बारे में, एक कुछ नए टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले, जैसे कि हमारा हो गया प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। ठीक है, अब वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है। उसके बाद क्लोजेस्ट डिस्टेंस बात करेंगे। ठीक है, ये हमारे लास्ट जो टॉपिक होने वाले हैं। ठीक है, इतना आई होप आपको समझ में आएगा। आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, तो स्क्रीन शॉट तो आपके पास है ही है। बच्चे हमारे टेक्निकल हो गए हैं, टेक्निकल क्या करें, हम सर जी आप ही नहीं हुए टेक्निकल, भैया आप ही नहीं हुए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यार ये हिलता क्यों है। ठीक है, अब बात करते हैं किसके बारे में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। ये हमारे नया टॉपिक होने वाला है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। अब देखो, अभी टॉपिक अभी जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये टॉपिक बाद में काम आएगा। ये अभी किसी भी क्या कह सकते हैं कि अभी जो नील्स बोर्स मॉडल है, ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, उसमें जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज है ये काम आएगा। ठीक है, पर अभी छोटा सा टॉपिक है, ये लोग हम जो छोटा सा टॉपिक है ये अभी पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज बोलती क्या। ठीक है, अब जानते हैं आप Q इक्वल टू एन ई, Q इक्वल टू एन ई, जहाँ पे ये क्या है, चार्ज है, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। ठीक है, अब ये जो ये चार्ज है, ठीक है, ये जो चार्ज है ये क्या है पता है, जो चार्ज है ये क्वांटाइज फॉर्म में है। ठीक है, चार्ज इज, ऐसे कहते हैं, चार्ज इज इन क्वांटाइज, इज क्वांटाइज्ड। अब ये क्वांटाइज का मतलब क्या है, क्वांटाइज्ड। ठीक है, ये चार्ज है ये क्या है, क्वांटाइज है। क्वांटाइज का मतलब क्या है कि जो यहाँ पे चार्ज होगा, ठीक है, जो चार्ज का जो वैल्यू आएगी Q इक्वल टू एन ई। ठीक है, मान लो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और जो एन है, ठीक है, जो यहाँ पे एन की वैल्यू होगी वो मल्टीपल के फॉर्म में होगी। जो मल्टीपल का फॉर्म है उसी को कहते हैं क्वांटाइज्ड फॉर्म में। मतलब कि यहाँ पे जो एन की वैल्यू है वो हो सकती है 1, वो हो सकती है 2, वो हो सकती है 3, वो हो सकती है 4, वो हो सकती है 5, पर इसी को कहते हैं क्वांटाइज, या इसी को कहते हैं इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल। पर वो 1.5, 1.2 या 2.3 या ये सब नहीं हो सकती है। ठीक है, और 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल होगी। तो यही इसी को कहते हैं कि जो चार्ज है वो क्वांटाइज के फॉर्म में है। ठीक है, उसी क्या कहेंगे, जो चार्ज है वो क्वांटाइज के फॉर्म में है। इतना आई होप आपको समझ में आएगा, चार्ज इज इन द फॉर्म ऑफ क्वांटाइज। और अब जानते हैं आप कि जो चार्ज है, ठीक है, वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो चार्ज है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एंड दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। ठीक है, निगेटिव चार्ज। अरे आपको इतना समझ में आया। ठीक है, अब मैं जो इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं जो लिखवाने जा रहा हूँ वो आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखो वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा ये फॉर्मूला यूज कहाँ होगा, पर बाद में समझ में आएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई ज़रूरी फॉर्मूला नहीं है, कोई क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं है, चाहे जेई की बात करें, चाहे कहीं बात करें, आप चाहे बोर्ड के एग्जाम में बात करें। ठीक है, ये जो फॉर्मूले लिखवाने जा रहा हूँ वो आते नहीं है। अब ये बात करना भैया याद कैसे होगा। ठीक है, देखो अगर कोई भी 2 चार्ज है, कोई भी 2 चार्ज है, मान लीजिए Q1 Q2, ठीक है, Q1 Q2, और इनका जो रेडियस है वो है R। ठीक है, 2 चार्ज है Q1 Q2, इनका रेडियस है R। अब इनका वो कहते हैं, जो इनके बीच में फोर्स लगता है, ठीक है, जो फोर्स इनके बीच में लगता है उसे कहते हैं कूलम्बिक फोर्स। कूलम्बिक फोर्स कुछ याद आ रहा होगा आपको, आप सबको नहीं आ रहा तो बताते हैं। जब दो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगता है, या इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स लगता है उसी को कहते हैं कूलम्बिक फोर्स। ठीक है, जो कूलम्बिक फोर्स होता है इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के Q1 Q2 अपॉन
आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, क्यों आया, देखो कूलम्बिक फोर्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, चार्ज के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर स्क्वायर के। इसी ऐसे इसका फॉर्मूला आ गया। इसका डेरिवेशन इसका कोई भी जरूरत नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है कि ये फॉर्मूला कैसे क्या है फॉर्मूला, ठीक है। K = Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और अब बात करें अगर इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी अगर बात कर ले दो चार्ज के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी वो बताओ, जो इसका फॉर्मूला होगा वो होगा K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, नहीं आर, सिर्फ आर, यहाँ पे आर स्क्वायर यहाँ पे आर होगा, ठीक है। ये होगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी निकालने की बात आई तो इनके बीच में क्या फॉर्मूला आ गया, K Q1 अपॉन Q2, ठीक है। ये अगर अब बात करें, ये हमारा पहला हो गया। अब बात करते हैं अगर, ठीक है, अगर कोई भी देश करके दूसरे में लिखते हैं, आप लोग इतना लिख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे बताते हैं आपको, ठीक है, ठीक है। अगर कोई भी चार्ज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल दिया है, अगर कोई भी चार्ज पोटेंशियल के फॉर्म में दिया है, जैसे कि मान लो कि कोई पोटेंशियल इसका कुछ भी है और कोई भी चार्ज जो है वो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ जा रही है, ठीक है। अगर इसके फॉर्म में दिया है तो इसके बीच में पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी, तो इन मीन्स यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या निकलेगी, कैसे इसका फॉर्म, जो इसका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का वो होता है क्यू ही, ठीक है। इतना लगा देंगे आप, पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगी। अब ये फॉर्मूला तो समझ में आ गया, थोड़ा सा बता दूँ कैसे, इसके बारे में इसका कोई क्वेश्चन आपको, आप पहले इसका क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। आप इस अंदर नोट कर लीजिए आप, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, मैंने कहा था, मान लो कि ठीक है 5 वोल्ट क्या है, 5 वोल्ट ही पोटेंशियल है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ जा रहा है, ठीक है। तो आप मुझे इसका पोटेंशियल एनर्जी बताइए, जल्दी जल्दी आप करिए। क्या फॉर्मूला लगाना है, क्यू भी। अब कैसे लगाना है, क्यू क्या है, जो चार्ज, जो पार्टिकल का जो चार्ज है वो क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे जो पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज होता है वो होता है क्या, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अभी चार्ज रहने दीजिए आप, ठीक है, वैल्यू लिखिए। और वी क्या है, पोटेंशियल क्या है, 5 है, 5, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा क्या, 5 × 1.6 = 8, 8 × 10⁻⁻19, ठीक है। इतना हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा चार्ज, इसका पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। आइए इतना समझ। अब एक और क्वेश्चन करिए आप लोग, ठीक है, एक और क्वेश्चन करिए कि 5 वोल्ट का चार्ज है, 5 वोल्ट की पोटेंशियल है, और यहाँ पे अल्फा पार्टिकल निकल के यहाँ जा रहा है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल निकल के यहाँ पे इधर जा रहा है। तो आप लोग बताइए, तो अगर लाइट की दिक्कत होगी, सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस, ठीक है। अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकल के यहाँ जा रहा है, तो आप यहाँ बताइए कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ठीक, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। आप जानते हैं Q = V, ठीक है। आप ऐसे करेंगे, हो जाएगा 2 × पोटेंशियल एनर्जी 1.6, ऐसे नहीं, 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम × 5 हो जाएगा 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम 5। अब कुछ लोग बोलेंगे मास्टर को क्या होगा, अभी तो सही पढ़ा रहा था, मतलब कि देखो नहीं समझना तो फिर से बताता हूँ यार, देखो ध्यान से देखना। अल्फा पार्टिकल निकला यहाँ से गया, ठीक है। अल्फा पार्टिकल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, उसका भी कुछ चार्ज होगा, ठीक है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, आप अल्फा पार्टिकल जानते हैं, जो अल्फा पार्टिकल होता है वो होता है, इसको इरेज करके आपको फिर से बताता हूँ, ठीक है, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि मास्टर सटिया आ गया है। ठीक है, जो अल्फा पार्टिकल होता है वो हीलियम, वो अल्फा पार्टिकल जो होता है वो हीलियम 2+ एटम होता है, हीलियम 2+ एटम होता है, कौन, अल्फा पार्टिकल। अब इसका भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा, इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसका चार्ज होगा, और कितने चार्ज होते हैं, 2 होते हैं, और ये क्या है, इसी को कहते हैं अल्फा पार्टिकल। हीलियम 2+ एटम को क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल। अगर कोई बोले हीलियम 2+ एटम को क्या कहेंगे, अल्फा पार्टिकल। जो इसका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है वो कितना होता है,
जिसका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है वो कितना होता है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ और जो चार्ज इस पर है क्या है? वो 2 है, ठीक है, इंटू 2। और इलेक्ट्रॉनिक जो वो पोटेंशियल क्या है? इंटू 5। अब देखो हाँ तो सही तो है यार, सही तो है। हीलियम पे 2+ चार्ज है, उसके बाद 5 वोल्ट के जो पोटेंशियल दिया गया है, अल्फा पार्टिकल है, आप Q = QVL लगा के आंसर निकाल सकते हो। इसका आंसर आ जाएगा जहाँ तक कि 3.2 इंटू 10⁻⁻18, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर दें, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया। ठीक है, अब बात करते हैं एक नया टॉपिक के बारे में, इतना ही आपको इसके बारे में याद रखना होगा। ठीक है, अब एक और छोटा सा हमारा टॉपिक आता है, उसे कहते हैं कि डिस्टेंस, क्लोजेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ना आपको, ठीक है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच ये कहते हैं इसको। ठीक है, अब एक ये टॉपिक आता है क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। अब ये होता क्या है? ठीक है, अब इसका डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेन कर देते तब बताएं आपको। ठीक है, पहले एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो हमारे पास एटम है यार, एटम बना रहे हो या कुछ और बना रहे हो? अभी नहीं, चलो ठीक है, कोई एटम है, ठीक है, एटम में न्यूक्लियस है। ठीक है, एटम में न्यूक्लियस है। मान लो कि कोई अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल, आप इस अल्फा पार्टिकल को मूव तो नहीं कर सकते। मान लो कि ये अल्फा पार्टिकल को मैंने इस अल्फा पार्टिकल को फेक के इस पर मारा, फेक के इस पर मारा। ठीक है, इस अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्डमेंट इस पर करा दिया। ठीक है, अब ये अल्फा पार्टिकल जब जाएगा, ठीक है, इसका भी कुछ इसका भी कुछ चार्ज होगा, इसका भी कुछ चार्ज होगा, जो दोनों चार्ज रिपल्सन अट्रैक्शन करेंगे दोनों के बीच में। ठीक है, अब इसका जब अल्फा पार्टिकल जो है इसको यहाँ फेंक के मारेंगे, तो जहाँ तक ये अल्फा पार्टिकल जाएगा, जहाँ तक ये अल्फा पार्टिकल जाएगा, उसका डिस्टेंस और इसके न्यूक्लियस का डिस्टेंस, उसका डिस्टेंस और न्यूक्लियस का डिस्टेंस से हमारा क्या कहलाता है? क्लोजेस्ट डिस्टेंस कहलाता है। उसका अल्फा पार्टिकल का डिस्टेंस और न्यूक्लियस के डिस्टेंस के बीच में जो मीन्स अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होता है, उसी को क्या कहते हैं? क्लोजेस्ट डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहा मैंने? कोई भी अल्फा पार्टिकल फेक को, अगर कोई भी अल्फा पार्टिकल अगर उसका बम्बार्मेंट कराओ किस पे? किसी भी एटम को, किसी भी एटम पे अगर उसका बम्बार्मेंट कराओ, तो जहाँ तक वो अल्फा पार्टिकल जाएगा और अल्फा पार्टिकल के बीच, अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होता है, उसी को कहते हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस। उसी को क्या कहते हैं? क्लोजेस्ट डिस्टेंस, उसी को कहते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब ये बात नहीं है सॉरी कि अल्फा पार्टिकल ही हमेशा जाए। ठीक है, पर ये जो डिफिनीशन डिफाइन है वो हमेशा अल्फा पार्टिकल के लिए डिफाइन है। ठीक है, यही होता है। अब इसके कुछ आते हैं, इसका एक बार क्या कहते हैं वो समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, अब इसमें कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं भैया कि अब ये इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है कि मान लो मैंने 2 अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, 2 अल्फा पार्टिकल फेंक के मारा। ठीक है, 2 अल्फा पार्टिकल फेंक के यहाँ पे मारा, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पहुँचा। ठीक है, ठीक है, यहाँ की जो डिस्टेंस है वो है 20 और जो यहाँ की डिस्टेंस है वो है 80। मान लो वो 60 है, अरे 80 भी चलेगा, 60 मान लो। ठीक है, 20 प्लस है, इसको प्लस से डोनेट किया जाता है। ठीक है, 20 + 60 + 20 अगर माइनस होता है 20 - 20, यहाँ पे हमेशा 20 + 60 प्लस में डिनोट किया जाता है। मान लो कि जो अल्फा पार्टिकल है ये अल्फा पार्टिकल 1, अल्फा पार्टिकल 2, ये एक 20 मीटर गया, एक 60 मीटर, मीटर क्या है, ये 20 प्लस गया, एक 60 प्लस गया। ठीक है, इनका डिस्टेंस है। अब इसमें से बताना क्या है आपको, मैंने तो वैसे ही बता दिया। सॉरी, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, आपको एक अलग तरीके से बताऊँ। मान लो कि मैं एक डिस्टेंस, एक अल्फा पार्टिकल का डिस्टेंस 1 है, डिस्टेंस 2 है। आपको बताना है इसमें डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगा, कौन सा डिस्टेंस क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगा। ठीक है, अल्फा पार्टिकल के लिए बताना है कौन अल्फा पार्टिकल। ठीक है, ये हो गया 20 प्लस इसका जो 20 प्लस हो गया और इसका हो गया मान लो कि 60, मान लो 60 प्लस हो गया। ठीक है, आपको अभी नहीं समझ आएगा, ऐसे नहीं समझो। ठीक है, ये देखो आप, ये 20 + 60 प्लस आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। ठीक है, 20 + 60 प्लस देखो,
अल्फा पार्टिकल को बम्बार्डमेंट में कराया, जो डिस्टेंस होता है वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस होता है, इतना समझ गया। जो यहाँ का एटम होता है इसका कुछ रिपल्सिव फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स कुछ भी होता है, ठीक है। यहाँ का जो रिपल्सन फोर्स होता है, ठीक है, अगर कोई भी एटम, कोई भी अल्फा पार्टिकल जाएगा तो ये जो एटम है वो उसको दूर भेजेगा, उसको दूर भेजेगा, ये इसकी होती है। कोई भी जाएगा तो ये जो एटम का न्यूक्लियस है इसको दूर भेजेगा, और जो रिपल्सन फोर्स लगाएगा, और उसी रिपल्सन फोर्स को क्या डिनोट किया जाता है, 20+, 60+। प्लस क्यों डिनोट किया जा रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस लगा रहा है, उसी को मैंने कहा 20+, 60+, जो भी चार्ज लगाया वो आपको गिवन आएगा, ये वेरिएबल चार्ज है, ठीक है। मान लिया, ठीक है, आई होप इतना आपको समझ आएगा, ठीक है। एक डिस्टेंस है D1, एक डिस्टेंस है D2, ठीक है, एक D1 है D2, आपको बताना है D1 बड़ा है D2 बड़ा है, ठीक है, आपको बताना है D1 बड़ा है या D2 बड़ा है, D1 बड़ा है या D2 बड़ा है, ये आपको बताना है। देखो इसका जो चार्ज है, एक का चार्ज है 60, एक मान लो कि 2 एटम है, ठीक है, 2 एटम है, एक है 60 प्लस, एक 20+ लगा रहा है चार्ज, एक 60+ चार्ज लगा रहा है, 20+ चार्ज लगा रहा है, ठीक है। अब इसमें से बताना है कि फॉर अल्फा पार्टिकल किसका क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगा, ठीक है, किसका क्लोजेस्ट डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा। क्लोजेस्ट डिस्टेंस में कौन अल्फा पार्टिकल सबसे पास होगा, ठीक है, अल्फा पार्टिकल के लिए बताना है। अब कैसे निकालो भैया, अब डाटा गेम में आपको समझ नहीं आ रहा, मतलब कि इसका जो रिपल्सन फोर्स चार्ज है वो 60+ है, इसका जो रिपल्सन फोर्स चार्ज है वो 20 है। आपको बताना है D1 बड़ा होगा D2 किसके लिए, अल्फा पार्टिकल के। अब देखो अल्फा पार्टिकल जो चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल चार्ज क्या होता है, हीलियम 2+, जो होता है 2 चार्ज होता है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके, इसके चार्ज से, 2 × 60, ठीक है, 2 × 60, मैंने कहा 2 × 60 इसके चार्ज किया, हो गया 120। इस अल्फा पार्टिकल के लिए देखते हैं 1 और 2। इस अल्फा पार्टिकल के लिए देखें तो यहाँ पे जो D2 है, ठीक है, ये D1 निकाला, ये किसका निकाला, D2 का निकाला, ठीक है। जो अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो कितना था, 2 × कितना 20, कर देंगे क्या हो जाएगा 20, ठीक है, 20+। नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, जो रिपल्सन फोर्स है 120 आएगा, और इसका नेट फोर्स क्या आएगा 40 आएगा, ठीक है, 40+ इसका नेट फोर्स रिपल्सन आएगा। क्या कहा मैंने, ध्यान से सुनना, चार्ज इसका 60+ है, रिपल्सन फोर्स चार्ज, इसका चार्ज रिपल्सन फोर्स 20+ है। जब अल्फा पार्टिकल के लिए पूछा गया कि D1 और D2 में कौन सा सबसे बड़ा होगा, D1 D2 में कौन सा बड़ा होगा, जब किसके लिए, अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या होता है 2 होता है, वो इसके जो 2 होता है उसका चार्ज और रिपल्सन का चार्ज मल्टीप्लाई कर दिए 120+, टोटल नेट फोर्स रिपल्सन चार्ज कितना आ गया 120 प्लस आ गया। और अब बात करें कि जो हीलियम का चार्ज होता है 2 और इसका जो पॉजिटिव जो रिपल्सन चार्ज है वो है 22 × 20 करेंगे 40+ आ जाएगी, टोटल नेट जो टोटल रिपल्सन फोर्स आया वो 40 आया। अब आपको बताना है कि D1 बड़ा होगा D2 बड़ा होगा। आप लोग कुछ लोग बोलेंगे कि D1 बड़ा होगा, D1 का मीन्स D1 क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगा, मतलब D1 सबसे पास होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। देखो इसका रिपल्सन फोर्स ज़्यादा है, ठीक है, इसका रिपल्सन ज़्यादा है 120+ है, तो मतलब कि बहुत ये क्या उसको रिपल्सन देगा, रिपल्सन फोर्स लगा है, तो ये जो अल्फा पार्टिकल D1 है, ठीक है, जो इसका D1 डिस्टेंस है ये बहुत दूर रहेगा, और इसका कम है तो ये बहुत पास रहेगा। क्लोजेस्ट डिस्टेंस मैंने पूछा, क्लोजेस्ट डिस्टेंस में ये रहेगा, ठीक है, तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या किसका ज़्यादा मीन्स क्लोजेस्ट डिस्टेंस किसका बहुत कम होगा, वो है D2 का, ठीक है, ये इसका आंसर D2। आप कैसे आगे भैया, फिर से नहीं समझा, फिर बताता हूँ, ठीक है। देखो नोट कर लो, नोट में लिख लो कि Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट होगा जिसका ज़्यादा होगा, ज़्यादा, ठीक है, क्लोजेस्ट मीन्स जिसका ज़्यादा होगा डिस्टेंस उसका ज़्यादा होगा, और Q1 Q2 का अगर प्रोडक्ट कम होगा, ठीक है, उसका डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस कम होगा। ये क्या आते हैं, रिपल्सन फोर्स। अगर Q1 Q2 मैंने लगाया, इतना लगाया 120 आया, अब 120 पर ज़्यादा है, उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, एक उसका डिस्टेंस बहुत इस मीन्स यहाँ इसके न्यूक्लियस से यहाँ तक होगा, मान लो कि यहाँ तक है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल का यहाँ तक डिस्टेंस है, उसका डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा है। पर इसका बात करें Q1 Q2 यहाँ पे दिखेंगे कम है, 2 × 2 40+ है, इसका नेट जो रिपल्सन फोर्स है वो 40+ है। अब इसका Q1 और Q2 बहुत कम है, तो इसका जो डिस्टेंस है वो भी कम होगा, और क्लोजेस्ट डिस्टेंस इसका कम है Q2 का, D2 का कम है, ठीक है, D2 का कम है, ठीक है। आई इतना आपको समझ में आया, अगर नहीं समझ आया तो फिर से एक बार बता दें। क्लोजेस्ट डिस्टेंस चार्ज 60 20, Q1 Q2 आपको निकालना है, जिसका ज़्यादा होगा डिस्टेंस उसका बहुत ज़्यादा होगा, जिसका Q1 Q2 ज़्यादा होगा डिस्टेंस ज़्यादा होगा, Q1 Q2 जिसका कम होगा डिस्टेंस कम होगा।
हमें फाइंड करना है क्लोजेस्ट डिस्टेंस पास वाले डिस्टेंस फाइंड करना है। पास वाले डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जिसका डिस्टेंस इंटू ट्रिपल फोर्स जिसका कम होगा हम उसी को कहेंगे वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है। 2 इंटू 20 2 कैसे आया, हीलियम का प्लस 2 क्या, फॉर अल्फा पार्टिकल मैंने लिया था, अल्फा पार्टिकल के लिए लिया था हीलियम, उसमें 2 प्लस चार्ज होता है, ठीक है। 2 इंटू 20 किया जो कि इसका चार्ज था 40 आ गया, ठीक है। 2 इंटू 60 के 120। अब ज़्यादा क्या है, Q1 Q2 ज़्यादा क्या है, तो डिस्टेंस इसका ज़्यादा होगा, और Q1 Q2 कम है, डिस्टेंस इसका कम होगा। इतना भाई साहब समझा दिया, अगर नहीं सुनना है तो सॉरी फॉर डैट। फिर से आप वीडियो को एक बार फिर से रिमाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। एक पार्टिकल लेते हैं, और ये पार्टिकल कौन सा है, Fe है, गोल्ड का एटम है, गोल्ड का एटम है पार्टिकल, क्या लगे गोल्ड का एटम है, जो इसका चार्ज होता है 79 होता है, ठीक है। जो इसका चार्ज होता है 79 प्लस होता है, ठीक है। अब आपको बताना है कि मैंने इस पर एक प्रोटॉन फेंक के मारा और एक अल्फा पार्टिकल फेंक के मारा, ठीक है। एक प्रोटॉन फेंक के मारा, एक अल्फा पार्टिकल फेंक के मारा, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल, ठीक है। एक प्रोटॉन फेंक के मारा, एक अल्फा पार्टिकल फेंक के मारा। अब आपको इसमें बताना है, अब इसमें बताना है किसका क्लोजेस्ट डिस्टेंस मीन्स किसका डिस्टेंस बहुत कम होगा, किसका डिस्टेंस बहुत कम होगा, अल्फा पार्टिकल का या प्रोटॉन का, अल्फा पार्टिकल का या प्रोटॉन का। अब देखते हैं, फॉर प्रोटॉन निकालते हैं, ठीक है। प्रोटॉन निकालते हैं, प्रोटॉन के लिए प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है 1 होता है, प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है 1 होता है, प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है 1 होता है, याद कर लो, इंटू प्रोटॉन का चार्ज इंटू इसका चार्ज 79 इक्वल टू कितना है 79 आया, ठीक है। अब निकालते हैं अल्फा पार्टिकल का, अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है 2 इंटू क्या है इसका चार्ज 79 इक्वल टू 815, ठीक है। 158 आ गया, ठीक है। 158 इसका। अब इसमें देखो जिसका कम है उसका क्लोजेस्ट डिस्टेंस बहुत कम हो, जिसका ज़्यादा क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर ज़्यादा। हमने पूछा क्या किसका क्लोजेस्ट डिस्टेंस बहुत कम है, किसका क्लोजेस्ट डिस्टेंस बहुत कम है, वो है प्रोटॉन का, ठीक है। वो है प्रोटॉन का, Q1 Q2 निकाला तो प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का ज़्यादा कम होगा, क्लोजेस्ट डिस्टेंस इसका बहुत कम होगा, और क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगा अल्फा पार्टिकल का होगा। ऐसे क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं। आप लोग आपके बुक में तो स्कूल बुक में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि जे के लिए ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारा टॉपिक क्लोजेस्ट डिस्टेंस हुआ खत्म। अब हम लोग बात करने से आगे पढ़ेंगे क्या हम लोग किसके बारे में, इलेक्ट्रोवेव मैग्नेटिक थ्योरी का। इलेक्ट्रोवेव मैग्नेटिक थ्योरी के बारे में भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया आज इसी बार डिस्कस कर लेते हैं। मॉडल देखें, एटॉमिक मॉडल देखा गया कौन सा, थॉमसन रदरफोर्ड के बारे में। और नेल्स बोर एटॉमिक मॉडल है वो चिंता मत करिएगा, वो आगे आएगा। कुछ टॉपिक्स हैं उसके पहले आपको समझा दिया जाए, उसके बाद आगे जो वो नेल्स बोर एटॉमिक मॉडल अच्छी से आपको समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा क्या प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, उसके बाद क्लोजेस्ट डिस्टेंस, इस पर कुछ क्वेश्चन देखे, ठीक है। इतना हम लोगों ने आज देख लिया, ठीक है। अब आगे जो टॉपिक होंगे वो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोवेव मैग्नेटिक थ्योरी के बारे में होगा, ठीक है। इतना आपको आई होप इतना आपको समझ में आ रहा है।